ठीक, तो फैक्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं कि 100 माउंटेनियर्स एम्बार्क्ड ऑन अ एक्सट्रीमली रिस्की क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन इन लेह। 100 माउंटेनियर्स, ठीक है, माउंटेनियर्स मतलब जो लोग पहाड़ पे चढ़ाइयाँ करते रहते हैं शौकीन तौर पे, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही रिस्की क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, मतलब बहुत ही रिस्क था उस क्लाइंबिंग में, उस पर वो गए, कहाँ पे, लेह में, ठीक, लेह लद्दाख। वेदर कंडीशन वर्जन 5 days into the expedition and the mountaineers are trapped under heavy snow। बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशन वहाँ पे खराब हो गई और माउंटेनियर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बर्फ में वहाँ पे फंस गए। The government received information of this tragedy only 2 weeks after the unfortunate incident and only 24 hours in which to send rescue helicopters। भाई गवर्नमेंट को 2 हफ्ते बाद इस बारे में पता चला और उनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे किस चीज़ के लिए, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने के लिए। वेदर स्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड कंफर्म दैट दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ लेह विल experience blizzards of unprecedented intensity for almost 2 weeks after this 24 hours window, rendering any helicopter activity in the region impossible and certain death for anyone left behind। ठीक है, तो भैया जितने भी मौसम विभाग थे, ठीक है, जितने भी वेदर स्टेशंस थे पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने बोला कि लेह के इस रीजन में बहुत ज़्यादा तूफान टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम खराब होने वाला है और क्या होगा कि अगले इस 24 घंटे, ये जो 24 घंटे हैं, ठीक है, इस 24 घंटे के चैनल के बाद, इस 24 घंटे की विंडो के बाद, इस 24 घंटे के बाद क्या होगा, 2 हफ्तों तक वहां पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा और अगर कोई आदमी वहां रह गया तो उसकी डेथ हो सकती है, हो जाएगी। ठीक, The government has only 5 rescue helicopters with a maximum capacity of 50 people excluding pilots and requisite soldiers। ठीक है, गवर्नमेंट के पास 5 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर थे जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 50, ठीक, और उन 50 मतलब एक्सक्लूडिंग द पायलट एंड सोल्जर्स, उसमें 50 लोग एक बार में बैठ सकते थे, ठीक है, मान लीजिए 10 पर हेलीकॉप्टर। एंड दीज हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई ओनली वंस इन 24 आवर्स टू सच एल्टीट्यूड्स, और ये हेलीकॉप्टर 24 घंटे में उस एल्टीट्यूड तक एक बार ही आ जा सकते थे। चलिए, as the Air Force gets ready to send the helicopter, an emergency hearing is convened in the Supreme Court to challenge this measure as this would leave 50 people to die। ठीक, जैसे ही एयरफोर्स अपने हेलीकॉप्टर्स रेडी करती है, एक इमरजेंसी हियरिंग होती है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये बोला जाता है कि भाई ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इससे तो 50 लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये हुई पूरी बात, समझ गए, फैक्ट समझ में आ गए हमको। ठीक है, रूल हमने दोनों पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ यू वर द जज रिक्वायरिंग टू अप्लाई रूल ए यू वुड डिसाइड दैट। ये कह रहा है कि भाई अगर आप जज हो, ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया इनने इस क्वेश्चन में, ठीक है, अब देखिए आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं पर यहाँ पे आपको जज बना दिया गया सीधे, और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रोवाइड करवाऊं मैं, बताइए। जज तो बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट का, भाई लोग रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा दिया बैठे बैठे, एक लेक्चर देखते देखते ही। ठीक, चलो, यू कैन थैंक मी आफ्टर द लेक्चर, नो इश्यूज। ठीक, चलिए, तो भाई अगर आप जज होते और आपको रूल ए लगाना होता तो आप क्या डिसाइड करते। ठीक है, रूल ए क्या कह रहा है, व्हेन ए स्टेट अंडरटेक्स एनी मेजर द इफेक्ट ऑफ द मेजर मस्ट बी द सेम फॉर ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट। तो ये कह रहा है कि भाई स्टेट जब भी कोई मेजर लेगी तो उसका इफेक्ट उन सभी के लिए सेम होना चाहिए जो उस मेजर से अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, if everyone cannot be rescued then everyone must be left behind, as many lives must be saved as possible, a measure cannot be upheld at the cost of 50 lives, it must be left to those who are trapped to decide if they want half amongst them to saved and leave the rest to die। अब हम जज हैं और हमें क्या लगाना है, हमें ए वाला हमें लगाना है उसमें। ठीक है, अब ए वाला हमें लगाना है और हमें देखना है कि वहां पे क्या पॉसिबल है। ठीक, तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं आपके वो क्या कह रहे हैं आपसे। ऑप्शन बी कह रहा है कि भाई अगर सबको रेस्क्यू नहीं कर रहे तो सबको मर जाने दो। ठीक, सी कह रहा है
एक मेजर को आप अपहेल्ड नहीं कर सकते 50 लोगों की जान की कॉस्ट पे। डी कह रहा है इफ इट मस्ट बी लेफ्ट टू दोज, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो लोग वहां पे ट्रैप्ड है ना उन पे छोड़ दो कि वो आधे मरना चाहते हैं आधे बचना चाहते हैं। तो कौन मरना चाहते हैं कौन बचना चाहते हैं ये सारी चीजें उन पे छोड़ दो। कैसे वो 50 लोग वहां से निकलते हैं सब उनका डिसाइड, आप तो हेलीकॉप्टर भेज दो। और ये क्या कह रहा है कि एज मेनी लाइफ मस्ट बी सेव्ड एज पॉसिबल, ठीक। और जब हम रूल ए लगाएंगे कि भाई रूल ए तो क्या कह रहा है कि सब पे इफेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक। तो भाई रूल ए, अब देखिए यहाँ पे हमें रूल ए लगाना है, ठीक। और रूल ए हम लगाते हैं तो यही निकलता है कि भाई जितनी लाइफ है जितनी ज्यादा लाइफ सेव हो सके उतनी ज्यादा लाइफ सेव करिए, जितने लोग उस मेजर से अफेक्ट होने वाले हैं उतने ज्यादा तक बेनिफिट को पहुंचाइए, ठीक। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 24, एज द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू सेंड इन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, जैसे ही गवर्नमेंट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर प्रिपेयर करती है भेजने के लिए, विच ऑप्शन वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली अंडर रूल बी एंड नॉट रूल ए, ठीक। विच ऑप्शन वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली अंडर रूल ए एंड नॉट रूल बी एंड नॉट रूल ए, ठीक, समझ गए। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजती है तो कौन सा ऑप्शन एक्सेप्टेबल होगा रूल बी के अंदर, ठीक है, रूल ए के अंदर नहीं, रूल बी के अंदर। तो रूल ए क्या बोल रहा है हमारा, रूल बी क्या बोल रहा है हमारा, कि जितने लोग भी अफेक्ट होने वाले हैं उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए उस चीज के बेनिफिट के लिए, ठीक है, कि उन्हें इक्वल बेनिफिट मिले उस चीज से, ठीक है, यहां तक हम समझ गए। तो ए कह रहा है कि अ लॉटरी टू चूज द 50 सर्वाइवर्स एक्सक्लूडिंग दोज डायग्नोज्ड विद टर्मिनल इलनेस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दी लॉटरी, कि भाई एक लॉटरी कर लो कि कौन 50 लोगों को लेके आना है और उनमें से जो भी जिनको ज्यादा घातक बीमारियां हैं जिससे वो मर सकते उन्हें छोड़ दो। अ लॉटरी टू डिसाइड द 50 सर्वाइवर्स विच सिंगल पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग टू बी रेस्क्यूड। ये बोल रहे हैं कि भाई 50 लोगों की लॉटरी कर लो जिसमें जो सिंगल पेरेंट हैं और जिनके बच्चे हैं 5 साल से छोटे उन्हें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करा दो, ठीक। और सी वाला बोल रहा है कि जो 50 यंगेस्ट लोग हैं वहां पे उन्हें रेस्क्यू कर लो। समझ गए यहां तक हम, बात समझ में आई। और आखिरी जो आपका है वो क्या कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक, बात समझे। चलिए अब हमें इस पे क्या लगाना है, हमें इस पे लगाना है रूल बी, ठीक। रूल बी क्या बोल रहा है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस चीज के बेनिफिट के लिए, ठीक। तो देखिए जब हम देखते हैं कि अ लॉटरी टू चूज 50 सर्वाइवर्स एक्सक्लूडिंग दोज डायग्नोज्ड विद टर्मिनल इलनेस, तो क्या टर्मिनल इलनेस है उन्हें, तो क्या उन्हें जीने का हक नहीं है, ठीक है। क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उन सभी के लिए, जो नहीं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये आपका हट जाता है ऑप्शन। द 50 यंगेस्ट पीपल शुड बी रेस्क्यूड, तो अगर यंगेस्ट को आप रेस्क्यू कर लोगे तो जो बूढ़े हैं या जो थोड़े मिड एज्ड लोग हैं उनकी क्या गलती है, हाँ बताइए, उनको क्यों मरने देना चाहिए। क्या ये सभी के लिए इक्वल बेनिफिट है या इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट लेने के लिए, जी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके खत्म। अ लॉटरी टू डिसाइड द 50 सर्वाइवर्स, ठीक है, एक लॉटरी कर लो 50 सर्वाइवर्स के लिए विद सिंगल पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, ठीक है। तो जिन पेरेंट्स जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करा दो रेस्क्यू के लिए। समझ गए आप बात को, समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो अब बताइए कि अ लॉटरी टू डिसाइड द 50 सर्वाइवर्स विद सिंगल पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग टू बी रेस्क्यूड, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। क्या जो भाई डबल पेरेंट्स हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो उनको मरने का हक है। मतलब ठीक है यार, हस्बैंड को मार दो बीवी को बचा लो, लेकिन ये सिर्फ बीवी इसका हस्बैंड नहीं है और बच्चा है तो बीवी को बचा लो, नहीं, ठीक।
तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी इंसान या इन तीनों ऑप्शंस में किसी के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, नन ऑफ दी अबव हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चूजिंग 50 सर्वाइवर्स एक्सक्लूसिवली बाय लॉटरी वुड बी, ठीक, परमिसिबल अंडर रूल ए एंड बी, इम्परमिसिबल अंडर रूल ए एंड बी, परमिसिबल ओनली अंडर रूल बी, परमिसिबल ओनली अंडर रूल ए। ठीक, तो भाई 50 सर्वाइवर्स को आपको एक्सक्लूसिवली एक लॉटरी से चूज करना है, तो ये जो है आपका, ये आपका कौन से रूल के अंदर होगा? ठीक, कौन से रूल के अंडर? ठीक है, तो देखिए जब क्या होगा, जब 100 लोग हैं, ठीक है, अब 100 लोगों में से आपको 50 चूज करने हैं, और जब आप उन 50 की क्या करेंगे, चिट्स बना के एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, ठीक, और एक रैंडम आदमी उसमें से रैंडमली क्या करेगा, चिट्स निकालेगा। तो इन 100 के 100 के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि भाई 50 बार, ठीक, 50 बार चिट निकाली जाएगी, हर एक आदमी के पास 1/2 चांस है, ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि उसे क्या, उसका नाम निकल सकता है। समझ गए बात को कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। तो रूल बी के अंडर ये जो लॉटरी सिस्टम है ये परमिसिबल है, ठीक है। तो ये ओनली अंडर रूल बी, नॉट अंडर रूल ए, नॉट अंडर बोथ, ठीक है, नॉट अंडर बोथ, ठीक है, ओनली अंडर रूल बी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात को? चलिए समझ गए होंगे आई होप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट इट विल ईदर सेव एवरीवन और सेव नन, इट वुड बी। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम 100 लोगों को क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, और अगर 100 लोग नहीं हो पा रहे हैं तो हम 0 को रेस्क्यू करेंगे, कि या तो हम सबको बचाएंगे या किसी को भी नहीं बचाएंगे, ठीक। तो ये चीज किस रूल के अंडर परमिसिबल है या किस रूल के अंडर इम्परमिसिबल है, ठीक, ये चीज आपसे पूछी गई है ना। तो जल्दी से सोचिए, एक बार आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। सोचा आप लोगों ने? तो देखिए जब हम इस चीज की बात करते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि रूल ए क्या बोल रहा है हमें, देखिए रूल ए क्या बोल रहा है कि व्हेन ए स्टेट अंडरटेक्स एन अ मेजर द इफेक्ट ऑफ द मेजर मस्ट बी द सेम फॉर ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है रूल ए कि भाई जब भी कभी स्टेट कोई मेजर बनाएगी तो उसका इफेक्ट उन सभी के लिए सेम रहेगा जो उससे अफेक्टेड है, ठीक। तो यानी कि ये जो मेजर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ठीक है ना, ये किसके लिए कर रही है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसके लिए हो रहा है, 100 पर्सन्स के लिए, ठीक, किसके लिए हो रहा है, 100 पर्सन्स के लिए हो रहा है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब रूल ए क्या बोल रहा है कि ये जो 100 पर्सन्स है ना, इनको ना इक्वली अफेक्टेड होने चाहिए लोग। कैसे होने चाहिए, इक्वली अफेक्टेड, ठीक, समझ गए बात को। ये 100 लोग इक्वली अफेक्टेड होने चाहिए उस चीज से, गेटिंग इट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इक्वली अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि या तो 100 के 100 रेस्क्यू हो जाए, है ना, या 100 के 100 ट्रैप्ड रहे, है ना, यही चीज हुई इक्वल
जब हम बात करते हैं इक्वली अफेक्टेड की, तो यही मतलब होता है इक्वली अफेक्टेड का, कि या तो 100 के 100 रेस्क्यू हो जाए या 100 के 100 ट्रैप्ड रहे, है ना। तो ये चीज रूल ए तो परमिट कर रहा है ना। तो पहला क्या बोल रहा है कि रूल ए और बी नहीं, इम्परमिसिबल नहीं, एक रूल में परमिसिबल है, ओनली अंडर रूल बी नहीं, ओनली अंडर रूल ए ये चीज परमिसिबल है। समझ गए इतनी बात को हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। अब बात आ रही है, देखिए 27, 28, 29, 30 और 31 की, ठीक। ये 5 क्वेश्चन के लिए हमारे पास सामने रूल है और इन रूल के फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के बाद हमें ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ गए यहाँ तक बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। रूल्स ए क्या कह रहा है कि ए पर्सन, ठीक है, अ person is an employee of another if the mode and the manner in which he or she carries out his work is subject to control and supervision of the latter, ठीक है। क्या होता है कि कब एक इंसान दूसरे इंसान का एम्प्लॉय कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी, तो ए इज द एम्प्लॉयर एंड बी इज द एम्प्लॉय, है ना। तो कब बी ए का एम्प्लॉय कब कहलाएगा, जब बी जो भी काम कर रहा है, बी जिस भी तरीके से काम कर रहा है वो किसके कंट्रोल में है, वो ए के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, ए के कंट्रोल में है, ठीक है। ए उसको सुपरवाइज करता है, तभी तो वो उसका एम्प्लॉय कहलाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ये हमारा रूल कह रहा है। बी कह रहा है एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू हिज और हर एम्प्लॉय फॉर एनी इंजरी कॉज्ड बाय एनी एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी तरीके की इंजरी के लिए, ठीक है, जो किसी भी एक्सीडेंट से अराइज हुई हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब वो उस एम्प्लॉयर का काम कर रहा था। द टर्म इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स इन द कोर्स ऑफ द वर्क विच द एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रैक्टेड टू डू एंड विच इज इंसिडेंटल टू इट, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी इंसान को आपने जिस काम के लिए रखा है तो वो काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, और उससे इंसिडेंटल जो भी काम होते हैं वो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की है कि भाई एक ए ने बी को ड्राइवर रखा, ठीक है। ए ने बी से बोला कि जाओ मेरे क्लाइंट आए उनको एयरपोर्ट छोड़ के आओ। बी गाड़ी निकालता है और कहाँ जाता है, एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, वापस एयरपोर्ट से आ रहा होता है और एक जगह उसकी टक्कर हो जाती है, ठीक है। उससे उसको इंजरीज हो जाती है, ठीक है। ठीक, मान लीजिए वो जा रहा था और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर या पाइप माइप कुछ भी आके गिर गया क्रेन से लूज होके, और उससे ए को, बी जो ड्राइवर है उसने इंजरी सस्टेन करी। तो क्या होगा, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, वो वही काम कर रहा था जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट उससे किया गया था, ठीक है, कि आपको गाड़ी चलानी है और जिस काम को मैं बोलूँ वो गाड़ी से वो काम करने हैं। वो काम करके लौट रहा था, उसके ऊपर गिरा, वो भाई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। वहीं अगर वो गाड़ी से वापस आ रहा होता और उसको रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बिठाता और कहता है कि चल तुझे मर्सिडीज की सैर कराता हूँ, ठीक है, और अपने बॉस की मर्सिडीज में बैठा करके उसे बिल्कुल नाना नानी पार्क घुमाने ले जाता, तो जब वो उसे नाना नानी पार्क घुमाने ले जाता उस टाइम पे अगर वो कोई इंजरी सस्टेन करता तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भले ही वो एयरपोर्ट से वापस आ रहा था क्लाइंट को छोड़ करके, लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नाना नानी पार्क घुमाने के लिए गाड़ी में बैठाया तब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो गया था। क्यों बाहर हो गया था, क्योंकि उसके जो साहब थे ए, उन्होंने उसको उस काम के लिए नहीं एम्प्लॉय किया था, ठीक है, उस एम्प्लॉयमेंट पे रखा था, ठीक है। वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसे सिर्फ उन कामों के लिए रखा गया है, गाड़ी चलाने के लिए रखा गया है, लेकिन गाड़ी भी अपने मास्टर जो है उसके
जो उसका एम्प्लॉयर है उसके सुपरविजन में या उसके कहे अनुसार कि जितना वो बोल रहा है उतना। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल कतई मर्सिडीज की सैर कराने निकलेंगे तो, और अगर ऐसा कुछ करके आएंगे तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, आप जाकर के अपने बॉस से नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए और कभी भी हमें किसी से कंपनसेशन नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि ये बात गलत है, ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि फैक्ट क्या कह रहे हैं। ठीक, चलिए फैक्ट्स कह रहे हैं कि मेजर्स जफर आबिदी एंड को कंपनी, ठीक है, को मतलब कंपनी, तो मेजर्स जफर आबिदी एंड को जो है मैन्युफैक्चरर्स बीड़ीज विद द हेल्प ऑफ पर्सन नोन एज पट्टादार्स। वो क्या करते थे? वो बड़ी बीड़ी बनाते थे, बीड़ी, ठीक, बीड़ी है ना, बीड़ी बनाते थे और बीड़ी बनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पट्टादार कहा जाता था। The पट्टादार are supplied tobacco and leaves by the company and are required to roll them into बीड़ीज and bring the बीड़ीज back to the company। तो जो पट्टादार होते थे ना, उनको कंपनी टोबैको दे देती थी और लीव्स दे देती थी और बोलती थी कि इन्हें घर जाके रोल करके और आप लेकर के वापस कंपनी में जमा कर दीजिए। द पट्टादार्स आर फ्री टू रोल द बीड़ीज इधर इन द फैक्ट्री और एनीवेयर एल्स दे प्रेफर। और पट्टादार के पास इतनी लिबर्टी थी इस चीज के लिए, वो फ्री थे कि वो चाहे तो कंपनी में रोल करें या चाहे तो कहीं और जहां उन्हें लगे, जहां वो प्रेफर करते हैं वहां जाके रोल करें। दे आर नॉट बाउंड टू अटेंड द फैक्ट्री फॉर एनी फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क और एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं था कि इतने घंटे के लिए या इतने दिनों के लिए आपको फैक्ट्री में आना ही है। ठीक, नीदर आर दे रिक्वायर्ड टू रोल अप एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ बीड़ीज, और ये भी जरूरी नहीं था कि आपको इतने नंबर मतलब 1000, 2000, 5000 की इतनी बीड़ी तो आपको रोल करके देनी ही है। द कंपनी वेरीफाइज वेदर द बीड़ीज adhere to the specified instruction or not and pays the पट्टादार on the basis of the number of बीड़ीज that are found to be of right quality। कंपनी क्या करती थी? कंपनी उनकी क्वालिटी चेक करती थी उन बीड़ियों की, और जितनी बीड़ी अप टू दी क्वालिटी मार्क रहती थी, ठीक है, उनके हिसाब से उन्हें पेमेंट करती थी। ठीक है, आशीष मैथ्यू इज वन ऑफ द पट्टादार ऑफ द कंपनी। आशीष मैथ्यू नाम का एक कंपनी का पट्टादार था। ही वॉज हिट बाय अ कार जस्ट आउटसाइड द precinct of the factory while he was heading to have lunch in a nearby food stall। तो जब वो पास ही के फूड स्टॉल में खाना खाने जा रहा होता है फैक्ट्री के बाहर, तो उसे क्या होता है? उसे एक कार टक्कर मार देती है। आशीष मैथ्यू हैज अप्लाइड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, और आशीष मैथ्यू ने क्या किया? कंपनसेशन मांगा। किससे? कंपनी से। कंपनी से कहा कि आप मुझे कंपनसेशन दें। ठीक है, तो ये हुए आपके फैक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन्हीं फैक्ट्स और इन्हीं रूल्स पे आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक पूरी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगी आई होप। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन मोस्ट प्लॉसिबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स टू द गिवन फैक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट पॉसिबली, ठीक है, ये पॉसिबली होगा, बी इन्फर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स टू द गिवन फैक्ट। जब हम रूल्स को उन फैक्ट्स पे लगाते हैं तो ऐसा कौन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मोस्ट पॉसिबली हम उसमें से इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स हमारे क्या है? रूल्स हमारे सर्वेंट और मास्टर के बारे में है कि सर्वेंट कौन होता है, मास्टर कौन होता है, और उसके बाद कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हमें हमारा रूल बता रहा है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। चलिए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि आशीष मैथ्यू इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बिकॉज द लेटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनर इन विच आशीष मैथ्यू कैरीज आउट हिज वर्क। बी बोल रहा है आशीष मैथ्यू इज नॉट एन एम्प्लॉय बट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एज ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड सैलरी। देखिए सैलरी की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। चलिए बात तो हुई है ना, तो छोड़ते हैं इसको अभी, है ना, आगे देखते हैं। आशीष मैथ्यू इज एन एम्प्लॉय बिकॉज द कंपनी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फाइनल क्वालिटी ऑफ द बीड़ीज। और डी, वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ बीड़ीज अमाउंट्स टू कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट एंड नॉट कंट्रोल ओवर द मोड एंड मेथड ऑफ वर्क एंड देयरफॉर आशीष मैथ्यू इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी की डेफिनेशन हमें क्या बताई थी कि किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड, ये अगर उसे सुपरवाइज कर रहा है आपका एम्प्लॉयर
तो आप उसके एम्प्लॉय कहलाएंगे, है ना, तो आप उसके वर्कमैन कहलाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ पत्तियां दे दी जाती है और आपको टोबैको दे दिया जाता है। आप रोल करके लेके आइए, जो हमें पसंद आएगी वो हम रखेंगे, जो पसंद नहीं आएगी वो हम रिजेक्ट कर देंगे, उसका पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। तो ये जो ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट के ऊपर है, ये जो कंट्रोल है ये प्रोडक्ट के ऊपर है, ना कि किसके ऊपर, ना कि एम्प्लॉय के ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये कंट्रोल जो प्रोडक्ट के ऊपर है ये एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि भाई आशीष मैथ्यू जो है ना वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता कि आप बीड़ी लो, पत्ती लो, फिर यहाँ बैठना है यहाँ बैठो, घर जाना है घर जाओ, खेत जाना है खेत जाना है, नदी जाओ नदी जाओ। ठीक है, तो खेत जाना है तो खेत चले गए, नदी जाना है तो नदी चले गए, पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं जंगल में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई तबेले में बैठा है, कोई बकरियों के साथ बैठा है, कोई मुर्गियों के साथ बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बैठा है। तो आप अपनी मन से काम कर रहे हो, जहां जाके कर रहे हो वहां कोई उसमें रोक टोक कुछ भी नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है। आप 100 बीड़ी रोल करके लाते हो, 80 उन्हें पसंद आती है वो रख लेते हैं, 20 नहीं आती है वो वापस आपको दे देते हैं कि इन्हें अच्छे से बना के लाइए। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, वो आपको कहीं से कहीं तक सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आशीष मैथ्यू जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। In case the pattadar were compulsorily required to work in the factory for a minimum number of hours every day, then it would be correct to state that। अगर पट्टादारों को कुछ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स के लिए फैक्ट्री में ही काम करना पड़ता, ठीक है, फैक्ट्री में ही रहकर बीड़ियां बनानी पड़ती, तो फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होता? ठीक, पहला, द इंजरी वॉज नॉट कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आशीष मैथ्यू वुड नॉट बी एन एम्प्लॉय एज द कंपनी वुड हैव स्टिल नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनर ऑफ वर्क। C, the injury suffered by Ashish Mathew could not be held to be one caused by an accident. And D, stipulation on place and hours of work relate to manner and mode of work and therefore Ashish Mathew would be held to be an employee of the company। ठीक है, ठीक, चलिए तो देखिए क्या होता है कि जब आपको एक फैक्ट्री में बिठा करके आपसे काम कराया जा रहा है, ठीक है, और आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको इतनी बीड़ियां बनानी है और जिनकी जो अप टू द मार्क जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पार करेंगी वो हमारी है। तो आपको एक ही जगह बैठ के अगर आपको फैक्ट्री में बैठ के बनानी है तो जो प्लेस और आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड जो मैनर है, मोड ऑफ वर्क है, वो अगर स्टिपुलेटेड है तो फिर आप एम्प्लॉयर की उसमें आएंगे, डेफिनेशन में आएंगे, आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड द रूल्स स्पेसिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट। ठीक, फैक्ट और रूल जो स्पेसिफाइड है हमारे पास उनके हिसाब से कौन सा प्रोपोजिशन करेक्ट है। ए, द कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन एज द इंजरी टू आशीष मैथ्यू वाज नॉट कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कंपनी लाइबल नहीं है आशीष मैथ्यू को पैसा देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ था। बी बोल रहा है कि कंपनी लाइबल है कंपनसेशन पे करने के लिए। सी बोल रहा है सिंस द इंजरी डिड नॉट अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कंपनी वुड नॉट बी लाइबल टू पे द कंपनसेशन इवन दो आशीष मैथ्यू इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। भले ही आशीष मैथ्यू कंपनी का एम्प्लॉय हो लेकिन तो भी कंपनी क्या है, कंपनी कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ था। ठीक है, एक्सीडेंट। और डी बोल रहा है द कंपनी इज लाइबल टू पे द कंपनसेशन इज आशीष मैथ्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टेड पट्टादार विद द कंपनी। और डी बोल रहा है कि भाई साहब जो है आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आशीष मैथ्यू जी जो हैं वो आपकी कंपनी के पट्टादार हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पट्टादार हैं। ठीक, समझ गए हम यहां तक बात को। चलिए, तो ऐसी बात ये कर रहा है, ठीक है ना? तो अब अगर ऐसी बात ये कर रहा है तो फिर क्या इसका आंसर हो जाएगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जो आशीष मैथ्यू है वो लंच टाइम में खाना खाने जा रहा था, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है ना? तो जो एक्सीडेंट है ना वो
नॉट कॉज्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो कंपनी इज लाइबल टू पे वाला आपका हट जाएगा। सिंस द इंजरी डिड नॉट अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कंपनी वुड नॉट बी लाइबल टू पे द कंपनसेशन इवन दो आशीष, भाई यहाँ पे ये बात हो ही नहीं रही कि आशीष मैथ्यू है कि नहीं, द कंपनी इज लाइबल टू पे द कंपनसेशन इज आशीष मैथ्यू द कॉन्ट्रैक्टेड पट्टादार। जी नहीं, ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कह रहा है कि कंपनी लाइबल नहीं है पे करने के लिए आशीष मैथ्यू को इंजरी के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अराइज नहीं हुआ था, है ना। यहां तक हम पूरी बात समझ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं।